नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ेंगे कक्षा षष्ठी का अध्याय 5 पदार्थों का पृथक्करण भाग 2। पदार्थों का पृथक्करण करने के लिए हम पढ़ेंगे चालनी विधि। सबसे पहले हम समझेंगे कि चालनी क्या होती है। सामान्यतः मतलब जो हम घरों में आटा छानने के लिए जो छलनी काम में लेते हैं उसे चालनी कहते हैं। चालनी विधि में कि कभी कभी हम हमारे घर पर आटे के व्यंजन बनाते हैं तो हमें व्यंजन बनाने के लिए आटे की ज़रूरत होती है। हमें इसमें उपस्थित अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? तो इसके लिए हम छलनी का उपयोग करते हैं तथा इसमें आटा डालते हैं और आटे के छोटे छोटे कण छलनी के छिद्रों द्वारा बाहर निकल जाते हैं। और जबकि जो बड़ी अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे कि आटे के अंदर जब उसको पिसवाने जाते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत मान लो कचरा होता है, तो वो कचरा उस छलनी के अंदर ही रह जाता है। आटे की मील में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। आजकल हम देखते हैं कि बाज़ार में तैयार आटा मिलता है, तैयार आटे की थैलियाँ मिलती हैं। तो इतनी सारी आटे की थैलियाँ तैयार करने के लिए वह आटा पीसा जाता है और पीसने से पहले उसको साफ़ किया जाता है। और पीसने के बाद भी उस आटे को छाना जाता है। तो यह चालनी विधि उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए काम में ली जाती है। चालनी विधि के द्वारा हम घर में बहुत सारी चीज़ों को साफ़ करते हैं, जैसे कि सूजी को साफ़ करते हैं, आटे को साफ़ करते हैं, चावल के आटे को साफ़ करते हैं। चालनियाँ भी अलग अलग प्रकार की होती है। किसी चालनी के छेद बड़े होते हैं तो बड़ी अशुद्धियों को दूर करने के लिए काम में लिया जाता है। कई बार कुछ अलग अलग प्रकार की सामग्री आपस में मिक्स हो जाती है तो उस सामग्री को अलग अलग करने के लिए भी चालनी का उपयोग किया जाता है और इससे अशुद्धियाँ भी दूर की जाती हैं और दो अलग अलग पदार्थों का पृथक्करण भी किया जाता है। साधारणतया गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है और चालन द्वारा पत्थर, डंडियाँ तथा भूसा जो निष्पावन तथा थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं उनको दूर किया जाता है। थ्रेसिंग हमने पिछले जो भाग था उसमें पढ़ा था कि थ्रेसिंग का मतलब होता है कि गेहूं के दाने को भूसे से अलग करना। तो उस भूसे से जब अलग करने के दौरान जब कुछ मात्रा में डंडियाँ उस गेहूं के अंदर रह जाती हैं तो उसे चालनी के द्वारा पृथक किया जाता है। हम भी हमारे घरों में गेहूं पिसवाने के लिए लेके आते हैं तो उसको पहले छलनी के द्वारा पृथक करते हैं अशुद्धियों को। आपने इसी प्रकार बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत में कंकड़ तथा पत्थर पृथक करने के लिए उपयोग में लाते हुए देखा होगा। हम भी देखते हैं कि कई बार घर बन रहा होता है तो घर के बाहर बड़े बड़े छलनियाँ रखी हुई होती है और उस छलनी के द्वारा जो बजरी होती है उस बजरी को छाना जाता है। तो छानने के लिए बजरी की मात्रा भी ज़्यादा होती है। मान लो सामान्यतः घरों में हम आटा छानने के लिए आटा की मात्रा जो लेते हैं वो आटे की मात्रा थोड़ी कम होती है, लेकिन जो बजरी होती है उस बजरी की मात्रा ज़्यादा होने के कारण वो जो छलनी है वो भी बड़ी प्रयोग में लाई जाती है। जैसे कि हम आटा छानने की छलनी यहाँ चित्र में दिखाई गई है, इस तरह की होती है जो हम घरों में काम लेते हैं। और जो बाहर घर के बाहर जो बड़े बड़े चालन लगाए जाते हैं वह चालन दिखने में कुछ इस प्रकार के होते हैं, जिससे जो बजरी के अंदर के जो बड़े पत्थर बड़े कंकर हैं उनको पृथक किया जाता है बजरी के अंदर से। जैसे कि मैंने बताया कि चालनी अलग अलग प्रकार की भी होती है, तो इसमें एक और विभिन्न प्रकार की चालनियाँ दिखाई गई है जिसके छेद कुछ बड़े होते हैं। तो यह चालनी गेहूँ तथा भूसे को पृथक करने के लिए भी काम में लाई जाती है। जो थ्रेसिंग के बाद थोड़ा बहुत कचरा बच जाता है तो उसको इस चालनी के द्वारा पृथक किया जाता है। यह सामान्यतः हर घर में पाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन के बारे में। कभी कभी जो मिश्रण के अवयव है उसको निष्पावन या हस्तचयन के द्वारा पृथक करना मुश्किल होता है कि हम हाथ के द्वारा चुन करके अशुद्धियों को दूर नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में अगर धूल मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं, उनको हम हाथों से अलग नहीं कर सकते।
चावल तथा दाल को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियों को कैसे दूर किया जाता है? तो प्राय पकाने से पहले हम चावल तथा दाल को पानी से अच्छे से धोते हैं, ताकि उनके ऊपर जो केमिकल हो वो भी निकल जाए और जो उसके अंदर मिट्टी लगी हुई हो वो भी निकल करके अलग हो जाए। तो जब हम चावल दाल को जल में डालते हैं तो उनसे जो चिपकी हुई अशुद्धियाँ हैं, जो चावल के ऊपर या दाल के ऊपर जो अशुद्धियाँ चिपकी हुई है, अगर हम उस चीज़ को पानी के अंदर डालेंगे तो पानी के अंदर डालते ही वह मिट्टी वगैरह जो चिपकी हुई है चावल के ऊपर, वो पानी के अंदर घुल जाती है और हम देखते हैं कि जल की तली में वो जो चावल और मिट्टी है वह पानी के अंदर तली में डूब जाते हैं। और हम देखते हैं कि पानी के अंदर तली में कौन डूबता है? चावल या फिर मिट्टी। तो हम देखते हैं कि कई बार हम गेहूँ जो होते हैं वो धोने के लिए घरों में काम में लेते हैं। तो जैसे ही गेहूँ को पानी के अंदर डाला जाता है तो कचरा ऊपर आ जाता है और जो गेहूँ है वो भारी कण है वो पानी के अंदर डूब जाते हैं। वैसे ही इसमें चावल भी पानी के अंदर डूब जाते हैं। अवसादन और निस्तारण। भारी कणों का पानी के अंदर नीचे बैठ जाने की प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। और निस्तारण, अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। और यह हमारे घरों में यह विधि सामान्यतः काम में लाई जाती है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि किसी चीज़ को अगर पानी के अंदर घोला जाता है, जैसे कि हमने चावल या फिर गेहूं के दाने डाले पानी के अंदर, तो उनसे जो घुली हुई अशुद्धियाँ हैं वो पानी के अंदर अच्छे से घुल जाती है, उसके अंदर की अशुद्धियाँ, और जो भारी कण है जैसे गेहूं है वो तली में बैठ जाते हैं। फिर धीरे धीरे हम इस पानी को अलग कर लेते हैं। अवसादन व निस्तारण विधि का उपयोग। यह सिद्धांत ऐसे द्रवों को पृथक करने के लिए काम में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते। जैसे कि यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। तेल तथा द्रव का मिश्रण, कि तेल तथा द्रव के मिश्रण को इस विधि के द्वारा हम अलग कर सकते हैं। तेल तथा द्रव को पृथक करने के लिए दोनों को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। कि मान लो अगर तेल और द्रव का मिश्रण दोनों एक साथ है तो उसको अलग अलग करना है, तो पहले हमें उसको बिना हिलाए थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। जब इनकी भिन्न भिन्न परतें बन जाती हैं तो इसके पश्चात ऊपरी परत को निस्तारण विधि द्वारा पृथक कर लिया जाता है। हम देखते हैं कि जो तेल है वो पानी के अंदर मिक्स नहीं होता है, वो पानी के ऊपर परत बना लेता है। तो ज़्यादा मात्रा में अगर तेल होगा पानी के अंदर तो वो जो तेल है वो पानी के ऊपर परत बना लेगा और पानी नीचे रह जाएगा। तो हम ऊपरी परत को धीरे धीरे हटा सकते हैं निस्तारण विधि के द्वारा। निस्यंदन। आइए फिर से ठोस तथा द्रवों के मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के पश्चात जब हम चाय पीते हैं, उसको बनाते हैं, तो हम चाय की पत्तियों को अलग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो हम कहेंगे कि भाई चाय की पत्तियों को अलग करने के लिए हम छलनी का प्रयोग करते हैं। आइए निस्तारण विधि का उपयोग करके देखें। निस्तारण विधि का उपयोग करके हम चाय की पत्ती को पृथक कर सकते हैं। निस्तारण कैसे किया जाता है कि धीरे धीरे हम किसी पदार्थ में जो चाय बनी है उस चाय को ले लें बिना छाने, और धीरे धीरे फिर उस चाय को किसी कटोरी के अंदर उड़ेलें। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो उड़ेलने पर हम देखेंगे कि फिर भी चाय की पत्ती कुछ न कुछ मात्रा में उस दूसरे बर्तन में आ ही जाती हैं। तो इस विधि का उपयोग करके हम चाय की पत्ती को तो पृथक कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से उसको पृथक नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने छलनी का प्रयोग कर चाय पत्ती को अलग किया। इस प्रकरण को निस्यंदन कहते हैं और इसे सामान्यतः फिल्टर करना भी कहते हैं। वाष्पन। सबसे पहले हम एक पात्र लेते हैं और उस पात्र में हम पानी डालते हैं और उस पात्र में हम 2 चम्मच नमक डालते हैं और इसको अच्छी तरीके से घोल लेते हैं। नमक को घोलने के बाद में क्या हम जल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं कि भाई पानी के अंदर हमने नमक घोला तो पानी का अगर कलर चेंज हुआ, या नमक घुल जाने के बाद में पानी के अंदर का क्या नमक हमको दिखाई देता है? तो पानी के अंदर का ना ही तो नमक दिखाई देगा और ना ही पानी का रंग चेंज होगा।
अब हम जल को गर्म करते हैं और गर्म करने के लिए छोड़ देते हैं। हमें गैस को ऑन करना है और जो वो पानी के अंदर जो नमक डाला था उसको हम धीरे धीरे गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं, जैसे हम काढ़ा बनाते हैं वैसे। थोड़ी देर बाद में बीकर में क्या बचता है, हम देखते हैं कि बीकर में सिर्फ नमक रह जाता है। यह क्रिया वाष्पन के कारण संपन्न हुई, जिसमें नमक तो तली में रह जाता है और जल वाष्प बनकर उड़ जाता है। हम कई बार देखते हैं कि घरों में सब्ज़ी बनाते समय भी जब सब्ज़ी बन रही होती है तो उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें पानी कम रह जाता है। ये किस कारण हुआ कि जो वो पानी है वो वाष्प बन के उड़ जाता है। इसी कारण सब्ज़ी में भी जो पानी है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। जैसे यहाँ पे ये चित्र में दिखाया हुआ है कि नमक युक्त जल लिया हुआ है और इसे गर्म कर रहे हैं। जल को वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को ही वाष्पन कहते हैं। पृथक्करण की एक से अनेक विधियों का उपयोग। यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया हुआ है कि हम नमक तथा रेत का मिश्रण लेते हैं। अब हम इस मिश्रण को कैसे पृथक करेंगे कि हमें नमक और रेत को अलग अलग करना है। क्या हम इस मिश्रण को हस्तचयन की विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं कि आपको कोई नमक और रेत मिक्स करके थाली में डाल के दे दे कि भैया आप इसे अलग कीजिए, तो आप इसे कैसे अलग करोगे। रेत भी एकदम महीन होती है, नमक भी एकदम महीन होता है। अगर हम छानने का प्रयास करेंगे तो भी अलग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चालनी के छिद्रों के द्वारा ये दोनों के दोनों निकल करके नीचे की तरफ आ जाएंगे दूसरे बर्तन में। हस्तचयन के द्वारा भी पृथक नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही बारीक है। अगर कोई मोटे कण होते तो हम उनको हस्तचयन के द्वारा अलग कर सकते, लेकिन इसको अलग नहीं कर सकते। तो हम इसको अलग करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। अब हम इस मिश्रण को लेते हैं और इसमें जल मिला देते हैं। जो हमने मिश्रण लिया नमक और रेत का, उसमें हम पानी मिला देते हैं। जल मिलाने के बाद इस मिश्रण को हम एक ओर रख देते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जो रेत है वह तो तली में बैठ जाती है और जो नमक है वो पानी के अंदर घुल जाता है। अब हम इस पानी को निस्तारण के द्वारा पृथक कर लेते हैं। धीरे धीरे हम वो पानी नितार करके दूसरे पात्र में लेते हैं। अब इस निस्तारण जल में से हम नमक को पृथक करना है। इसके लिए हम इस जल को एक केतली में भर लेते हैं और केतली को गर्म होने के लिए रख देते हैं। कुछ देर बाद जल गर्म होने की वजह से केतली की टोंटी से भाप बन के निकलने लगता है। जो वो रेत है वो तो पहले से ही दूसरे बर्तन में रह गई, फिर पानी में घुला हुआ सिर्फ नमक रहा। फिर उस पानी को हमने गर्म किया तो पानी है जो वो भाप बन के उड़ेगा और केतली के अंदर नमक रह जाएगा। हम धातु की एक प्लेट लेते हैं, उस पर बर्फ़ रख लेते हैं। प्लेट को केतली की टोंटी के ऊपर पकड़ लेते हैं। केतली के सारे जल को भाप में बदलने देते हैं। जब केतली का जल भाप बन जाता है तो यह प्लेट से टकराता है, जिससे ये ठंडा हो जाता है, जिससे ये भाप बर्फ़ से टकराने के बाद ठंडी हो जाती है और द्रव में परिवर्तित हो जाती है एवं बूंद बूंद करके नीचे की तरफ गिरने लगती है। तो हम इसको किसी बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं। संघनन कि जल वाष्प का वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन होना संघनन कहलाता है, गलना कहलाता है। गलनाक कि किसी चीज़ का गलना, संघनन। जैसे कि यहाँ आपको दिखाया हुआ है केतली है, केतली के अंदर पानी और नमक का मिश्रण है और इसको जब गर्म किया जाता है तो पानी वाष्प बन के इस केतली की जो आपको टोंटी दिखाई दे रही है नल, उससे बाहर निकलता है और वो भाप है वो इस ढक्कन से टकराती है जिसके ऊपर बर्फ़ रखा हुआ है और फिर ये भाप इस ठंडी जगह से टकराने के कारण वापस बूंदों में परिवर्तित होती है और धीरे धीरे बूंद बूंद करके इस पास में रखे हुए पात्र में गिरने लगती हैं। यहाँ क्रियाकलाप एक और दिया हुआ है कि इस क्रियाकलाप को करने के लिए हमें सबसे पहले एक ग्लास, एक चम्मच, नमक और पानी, इन पदार्थों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले देखते हैं कि हम इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले हम एक गिलास लेते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी लेते हैं। उसके बाद में हम उसमें 1 चम्मच नमक डालते हैं और उसको घोलते हैं। फिर वो जब घुल जाता है तो फिर 1 चम्मच और नमक डालते हैं और फिर घोलते हैं। यह क्रिया हम कई बार दोहराते हैं। फिर उस नमक को पानी के अंदर घोलते रहते हैं। जैसे 1 चम्मच नमक डाला उसको घोला, दूसरा चम्मच नमक डाला उसको घोला, धीरे धीरे ये कई बार हमको दोहराना है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि नमक पानी में घुलना बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? और यह नमक तली में बैठ जाता है कि ये पूरी तरीके से घुल भी नहीं रहा लेकिन उस पात्र की तली के अंदर बैठ गया। इसका मतलब यह है कि इस पानी में और नमक नहीं घुल सकता। तो
तो यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। अभी जो हमने पढ़ा उसके आधार पर आपको यहाँ पे कुछ प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, उनके उत्तर आपको देने हैं। पहला प्रश्न हमारा है, अवसादन किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, निस्तारण किसे कहते हैं। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, प्रयोग द्वारा समझाइए। इसमें इसको आपको एक विधि दी हुई है, वो विधि भी लिखनी है। संघनन किसे कहते हैं, वाष्पन किसे कहते हैं, तेल तथा द्रवों के मिश्रण को पृथक करने के लिए कौन सी विधि काम में लाई जाती है। धन्यवाद।